हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ दीपिका। आप देख रहे हैं स्टडी विद कंफर्ट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपको दे दिया है जो पूछा जाता है, और इसकी प्रैक्टिस आप करोगे इस लेक्चर को देखने के बाद, तो एक आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। So describe the important instruments of parliamentary financial control over the executive. This is the important question which can be framed from this topic, right? So introductions हम देखते हैं, एक basic background discuss कर लेते हैं हम लोग कि why this topic is very important, why parliamentary control over financial administration is important in India. तो आपको पता है कि इंडिया ने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इट इज़ अ की रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेसी जहाँ पर लेजिस्लेचर्स का कंट्रोल होता है ओवर द गवर्नमेंट पर्स। मतलब जो ये पार्लियामेंट है आपकी, दैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी या पब्लिक पर्स, और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर, ये जिसे हम पार्लियामेंट यहाँ पर कह रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन्हें कीप एन आई रखना होता है अथॉरिटीज़ जो पब्लिक मनी को स्पेंड कर रही हैं, दैट इज गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट क्या होती है? एग्जीक्यूटिव होती है। आपको पता है कि देर आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज द एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज द लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज द जुडिशरी। तो जब एग्जीक्यूटिव पर यहाँ पर कौन एक कंट्रोल रख रहा है एज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न? लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है। तो अब ये किस तरीके से कस्टोडियन रखती है या किस तरीके से कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट? एक तो अब बजट पास करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पार्लियामेंट की। तो बजट में क्या चीज़ें होती हैं? बजट में आप देखोगे कि सारे एक्सपेंडिचर्स की गवर्नमेंट कहाँ पैसे खर्च कर रही है, देन रिसिप्ट की गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ये सारा हिसाब रहता है ना। तो अब ये बजट कौन पास करता है? आपकी पार्लियामेंट पास करती है। ऐसा नहीं है कि ये मैडम अपने घर से पैसे लेकर आ रही हैं, राइट। ये गवर्नमेंट की पब्लिक की मनी होती है जो टैक्सेशन के थ्रू आती है, राइट, या गवर्नमेंट के जो पीएसयूज होते हैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, या गवर्नमेंट बोरो कर रही होती है कहीं से। इन सारे प्रोसेस से जो पैसे आते हैं उसका जो कस्टोडियन गार्जियन कौन होता है? हमारी पार्लियामेंट। ओके और ये जब भी बजट का डिस्कशन होता है, बजट पास होता है, तो आप देखोगे कि इस तरीके के पार्लियामेंट में बहुत सारे डिबेट होते हैं। मैं एक रिसेंट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। आपने पीएम केयर फंड, कोविड के टाइम तो पीएम केयर फंड हर किसी ने सुना होगा, अब अवेयर होंगे। हो सकता है कि बहुत आप में से जो न्यू स्टूडेंट होंगे उन्होंने बजट डिबेट ना देखी हो, या हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट डिबेट ना देखी हो जहाँ पर फाइनेंशियल क्वेश्चन पुट किए जाते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन कोविड के टाइम पे जो पीएम केयर फंड था, इसका इश्यू तो सबने सुना होगा। पीएम केयर फंड में क्या था कि जो पब्लिक थी, आम आदमी था, उसने डोनेट किया था, राइट, टू फाइट अगेंस्ट दी कोविड। आपको पता हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया होगा गवर्नमेंट को इस फंड में। तो इसकी डिबेट चली थी पार्लियामेंट में। इन होप्स कि इन मैडम को आप जानते होंगे, शी इज़ दी एमपी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, और ये हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारी। तो इन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि ये जो पीएम केयर फंड है, इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है, मतलब आरटीआई का रिस्पांस नहीं हो रहा है, ये इस पीएम केयर फंड का जो फंड है, जो पैसे हैं, मनी है, वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। गवर्नमेंट ये सारा मतलब पब्लिक के सामने क्यों नहीं रख रही है। तो इसमें से ये डिबेट प्रॉपर चली थी। तो ये एग्जांपल मेरा दिखाने का यहाँ पर ये मतलब है कि किस तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल रखती है पब्लिक मनी पर, और इसकी कितनी सारी मैकेनिज्म्स हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। कम बैक टू इंट्रोडक्शन पार्ट वंस अगेन, जो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी भी है, तो इसमें सब कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेती है, कोई स्कीम्स लागू करती है, तो उसका सारा डिटेल्स वो रिपोर्ट कहाँ पर रखेगी? लेजिस्लेचर के सामने, दैट इज पार्लियामेंट।
राइट, आंसरेबल है किसको, पार्लियामेंट को, कि अच्छा आपने उज्ज्वला योजना में इतना पैसे कहाँ खर्च किए, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो स्कीम्स है उसमें आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसकी रिपोर्ट कि कितना पैसे कहाँ खर्च हुए हैं ये ये सारी रिपोर्ट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। देन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस। अब ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ओवर द एग्जीक्यूटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, टू इस्टेब्लिश द गुड गवर्नेंस एंड अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ पब्लिक मनी। क्योंकि अगर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, अपने मनमानी तरीके से पैसों का जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी। सो आपको पता है कि जो बजट है वो कौन प्रिपेयर करता है, एग्जीक्यूटिव करती है, राइट। अब किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, किस डिपार्टमेंट को कितना फंड एलोकेट करना है, स्टेट को कितना एलोकेट करना है, ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट इस बजट को पास करती है, फाइनेंशियल बिल को पास करती है, मनी बिल को पास करती है, राइट। और या तो जो ग्रांट्स होते हैं उन्हें अप्रूव करती है या टैक्सेशन अप्रूव करती है, जिससे कि जो ये एग्जीक्यूटिव है इसे अकाउंटेबल बनाया जा सके और जो पार्लियामेंट है उसकी कस्टोडियनशिप को इंश्योर किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। एंड व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट बेसिकली, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंट्रोल में कोई लैप्स होता है, मतलब अगर पार्लियामेंट वीक पड़ जाती है एज फार एज द फाइनेंशियल कंट्रोल इज कंसर्न, तो आप देखोगे कि जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट PSUs में हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसमें इश्यूज आएंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ द ऑल सेक्टर्स में इश्यूज आएंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एजुकेशन जो सेक्टर है उसको इनफ फंड ना दे, या गवर्नमेंट क्या करेगी जो इनके किसी रिलीजन के नाम पे पैसे देने शुरू कर दें, या कोई इनकी जो लोक लुभावनी मुद्दे होते हैं ना, जैसे जिन्हें पॉपुलिस्ट डिसीजन कहते हैं, जैसे कि वोट बैंक क्रिएट हो, उससे मोटिवेट होकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, इसके लिए एक साउंड फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपको बैकग्राउंड समझ में आया कि क्यों ये जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है और ये फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों होना चाहिए। तो ये जो इसमें मैंने आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हैं ये आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ओके। फर्दर चलते हैं कि जो ये मॉनिटरिंग हो रही है बजट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं। सो देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर को हमेशा ध्यान रखना, जिसमें विथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस दिए गए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर एक प्रिंसिपल्स है जिसमें जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, ये अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करते हैं बट विथ प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस। तो ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल है, पार्लियामेंट का कंट्रोल है, ये एक तरीके से चेक एंड बैलेंस के लिए है कि जो ये नेताजी लोग हैं ना, ये अपने मनमानी तरीके से जो पब्लिक मनी है उसको खर्चा ना करें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर पैसे खर्च ना करें, क्योंकि ये उसी एरिया में खर्च करेंगे जहाँ से इन्हें वोट मिलेगा। और जिस एरिया में ये हार गई होगी गवर्नमेंट, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहाँ पर कहेगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो हम फंड ही नहीं देंगे। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अकाउंटेबल रहें लेजिस्लेचर के प्रति, ओके। तो अब ये कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं जो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म्स को। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि इस तरीके की चीज़ें ये मेंशन जरूर करना अपने आंसर में। तो एक एग्जांपल में बताऊंगी, जैसे यही क्वेश्चंस हैं, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मैं कॉपी चेक कर रही थी, तो स्टूडेंट ने बस ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है ना इनके बारे में लिख दिया, जो मतलब सर्टेन मैकेनिज्म्स हैं, राइट, पार्लियामेंट का कंट्रोल करने का, इनके बारे में लिख दिया।
बट हमें अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए, सपोर्ट थोड़ी सी क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हो सकता है कि आपके बैचमेट्स ये ना लिख रहे हो, तो आप अगर एक मतलब 2-4 लाइन में लिख दे रहे हो कि देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो सपोर्ट करते हैं दिस फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर दी एग्जीक्यूटिव, तो आपकी आंसर की क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी, राइट। और आपको बट ऑब्वियस है 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके बैचमेट से। इसी तरीके से तो टॉपर बनते हैं ना, कि आपको जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 1-2 एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हो, आप ले लो। ओके तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जैसे आर्टिकल 266 मेंशन कर सकते हो, जिसमें बात की जाती है कि कंसोलिडेटेड फंड जो गवर्नमेंट का फंड होता है या उसमें से कोई भी मनी नहीं निकाली जा सकती विदाउट द अप्रोप्रिएशन ऑफ द एज पर द लॉ। और वो लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेशन का काम किसका है? पार्लियामेंट ना। कि किस, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट है, अब कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने हैं तो बजट में वो प्रॉपर बिल लाया जाएगा और जो पार्लियामेंट है उस बिल को अप्रूव करेगी, राइट। तो एक तरीके से फिर गवर्नमेंट को या जो एग्जीक्यूटिव है उसे अथॉरिटी मिल जाती है टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। इसी तरीके से आर्टिकल 112 कहता है कि जो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, जबकि जो बजट टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। बजट की जगह क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो इसका मतलब है बजट। तो बजट के प्रोसीजर्स सारे मेंशन है कि कैसे पास होगा, क्या वोटिंग पैटर्न रहेगा, दिस एंड दैट। इसके बाद से आर्टिकल 113 जिसमें बात की जाती है कि प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेट्स, राइट। एस्टिमेट्स जो आपके पैसे जो लेखा जोखा होता है पैसों का। देन आर्टिकल 114 टॉक्स अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल वो होता है जहाँ पर बजट पास किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि बजट को हमने ऐसे रख दिया, बजट को एक अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में पास कराते हैं हम पार्लियामेंट से। ओके तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन करना है। फर्दर चलते हैं अपने टॉपिक पे कि देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया। व्हाट आर दीज 4 प्रिंसिपल? कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जो मनी रेज करते हैं, मनी रेज के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मतलब रेज, जैसे हम कहते हैं रेज दी फंड, रेज दी फंड आप कैसे कर सकते हो? डोनेशन के थ्रू कर सकते हो या कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है ना, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि टैक्स लगाकर, या तो उधार लेती है किसी या तो एसबीआई से उधार लेगी, या तो फॉरेन गवर्नमेंट से उधार लेगी, या दूसरे तरीके जैसे कि मान लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या किसी फॉरेन गवर्नमेंट जैसे लाइक आईएमएफ मान लीजिए इंस्टीट्यूशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट्स मिल गया, या यूएसए से लोन ले लिया। इस तरीके से गवर्नमेंट पैसे रेज करती है। या जो पीएसयूज रेवेन्यू जनरेट करते हैं वहाँ से पैसे आ गए, या सरचार्ज लगाकर। तो इस तरीके के जो मनी रेज करने के या पैसे कलेक्ट करने के तरीके हैं, ये गवर्नमेंट, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, इसको प्रॉपर हम जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ से अप्रूव कराना पड़ता है। तो जो एग्जीक्यूटिव है दैट कैन नॉट रेज मनी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को लोन लेना है किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा होगा ऑलरेडी कि क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, कितना अमाउंट रहेगा, राइट, ये सारी चीज़ें। देन सेकेंड प्रिंसिपल इज अबाउट दी कि जो मनी बिल होगा उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? आपका पार्लियामेंट का, एंड पर्टिकुलरली किसका? लोकसभा का। क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट हमारे एमपीज आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुनकर, तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के। तो यहाँ पर राज्यसभा को कम पावर दी गई है मनी बिल के रिगार्डिंग में। आपको, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि राज्यसभा को सिर्फ 14 डेज का टाइम रहता है। इस 14 डेज में राज्यसभा
इस बिल को डिस्कस करेगी और पास भी करेगी। हो सकता है राज्यसभा इसमें कुछ रिकमेंडेशन दे, बट वो रिकमेंडेशन लोकसभा पर डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अगर 14 डेज तक राज्यसभा बिल पास नहीं करती तो वो बाय डिफॉल्ट पास माना जाता है। तो यहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है। देन डिमांड्स फॉर दी ग्रांट्स है, ये भी कौन एलोकेट करता है, अप्रूव करता है, पार्लियामेंट करती है। देन अगर कोई नए तरीके का टैक्स लगाना है, जैसे मान लीजिए जीएसटी लगाना था ना, जब जीएसटी नया टैक्स सिस्टम लाना था, या टैक्स रेट बढ़ाने होते हैं, जैसे कारपोरेट में पहले मान लीजिए 30% टैक्स था, देन 25% टैक्स कर दिया गया, या इसे कुछ भी घटाना बढ़ाना है, तो इस तरीके के जो प्रपोजल्स हैं वो गवर्नमेंट बिल के फॉर्म में पहले पार्लियामेंट के पास ले जाएगी एंड देन पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी, तभी गवर्नमेंट या तो नया टैक्स लगाएगी या जो एग्जिस्टिंग रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। सो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्लियामेंट का किस तरीके से कंट्रोल है। तो अब हम, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स। अब हम अपने मेन टॉपिक, मेन जो हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मेन जो कोर एरिया है हमारे इस टॉपिक का, वो है व्हाट आर द मैकेनिज्म्स या व्हाट आर द मेथड्स या व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल। तो हमने कंट्रोल के प्रिंसिपल्स देख लिए, कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए। अब हम मेन आते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स जिसके थ्रू जो हमारी पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है बजट पर या पब्लिक पर्स पर। तो इसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो इनबिल्ट टेक्निक्स होती हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे इन्वॉल्व हैं, जैसे बिल को लाना, बजट पास कराना, डिस्कशन होना, क्वेश्चन आवर होना, मोशन लाना, या मनी बिल को पास कराना, अप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं कि हमने पार्लियामेंट में जाकर कोई एक्शन लेना है या वो उसे पास कराना है। दूसरा एक तरीका है वेरियस जो कमेटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल कमेटीज़ जो पार्लियामेंट अब बनाती है। अब सारे फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो, या जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो पूरा काम तो पार्लियामेंट नहीं देख सकती ना। कोई छोटा मोटा बजट तो है नहीं कि 4-5 हज़ार रुपए का बजट है, ये 4-5 हज़ार रुपए को देखना है या लाख रुपए को देखना है तो पार्लियामेंट इफेक्टिवली कर लेगी, राइट। तो कई बार एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, कुछ कमेटीज़ बना देती है जिसमें वो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, और इसमें इन्वॉल्व किया जाता है अपोजिशन को। क्यों, अगर गवर्नमेंट, जो पार्टी गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी से ही लोग होंगे तो वो तो गवर्नमेंट को हाँ हाँ कहेंगे, सारा अप्रूव कर देंगे। लेकिन अगर अपोजिशन के मेंबर इसमें बैठे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, वो बेटर सुपरविजन करेंगे कि नहीं, क्योंकि भाई इन लोगों को तो कोई मुद्दा चाहिए ना कि गवर्नमेंट को जनता के सामने एक्सपोज करना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी सही से काम करेगी क्योंकि अपोजिशन के मेंबर्स हैं। अगर कोई मिसयूज ऑफ द फंड होता है तो दे विल मतलब आइडेंटिफाई एंड जो जनता है उसके सामने वो मुद्दा रख देंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना मेजॉरिटी में, जो वोटिंग जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में कमेटीज़ एंड सीएजी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के, जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। सो ये क्या है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, वन बाय वन देखते हैं। सो पहला है आपका क्वेश्चन आवर। सो जो फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग्स ऑफ द लोकसभा होती है, मतलब जब लोकसभा की मीटिंग शुरू होती है तो जो पहला घंटा होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आवर में जो एमपीज होते हैं, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन किसी भी मुद्दे में हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकते हैं, राइट। तो ये फाइनेंशियल क्वेश्चन से भी हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म जो नोटिस देकर पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें क्वेश्चन आवर में, मतलब मेन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो उन्हें आंसर देना पड़ता है इन एमपीज़ को।
और ये क्वेश्चंस आपके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जस्ट लाइक पीएम केयर फंड, याद रखिएगा एग्जाम्पल। अब ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, वो भी करंट एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम में डालना, ये सारे यूज करना, आपको देखना कैसे नहीं मार्क्स मिलते हैं, सीरियसली। सो पीएम केयर फंड हो गया आपका। तो यहाँ इसमें भी क्वेश्चन कि भाई ये पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, है ना, कि इसका हमें हिसाब दें, आप जनता के सामने रखें, रिपोर्ट रखें जनता के सामने, ये सारी चीज़ें। देन जीरो आवर, क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद जो आवर होता है उसे कहते हैं जीरो आवर। अब जीरो आवर में भी जो गवर्नमेंट होती है वो कई सारे पेपर्स रखती है पार्लियामेंट में, राइट। अब वो रिपोर्ट भी हो सकती है किसी मिनिस्ट्री की, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है, या फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है, या ऑडिट रिपोर्ट्स जो कैग करता है। तो इस तरीके से इन रिपोर्ट्स पे फिर डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फिर से यहाँ आंसरेबल हो गई किसके प्रति, जो हमारी पार्लियामेंट है। देन डिबेट एंड डिस्कशंस, तो जब डिबेट एंड डिस्कशंस पार्लियामेंट में चलता है तो आप देखोगे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर वो बाउंड होते हैं टू आंसर देयर क्वेश्चंस। अगर आपने कभी पार्लियामेंट संसद टीवी देखी होगी, अगर पहले राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी आता था, अभी संसद टीवी उसका नाम हो गया है, तो डिबेट आप देखिए कभी कभी फनी भी होता है, बट डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है हेल्दी डिस्कशंस होना, जिससे कि गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाया जा सके। देन एडजर्नमेंट मोशंस, तो इसमें एडजर्नमेंट मोशन वो होता है जहाँ पे किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर होता है उसे डील किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, तो आपको पता है कि जब गवर्नमेंट ग्रांट्स की डिमांड करती है तो उसको कहाँ से हम अप्रूव कराते हैं, पार्लियामेंट से अप्रूव कराते हैं, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है उससे रिलेटेड। और ग्रांट्स में क्या होता है कि हम वो पैसे जो एक्सपेंडिचर करना होता है गवर्नमेंट को, वो कंसोलिडेटेड फंड जो अकाउंट है जहाँ पर पब्लिक मनी रखी जाती है, वहाँ से उसे उस पैसे को निकालना है। तो ये भी किसके कंट्रोल में हो गया, पार्लियामेंट के। देन कट मोशंस, तो गवर्नमेंट कई बार बिल लाती है अपने प्रोग्राम को, राइट, तो उन बिल को पास कराना होता है कहाँ से, आपके पार्लियामेंट से। तो जैसे आपने देखा होगा कि बजट में बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, और उन स्कीम्स के लिए फंड एलोकेट करती है, जैसे फसल बीमा योजना हो गया, राइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हो गई आपकी, या उज्ज्वला योजना हो गया, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है जिसके लिए फंड एलोकेट करती है, एस्टिमेट करती है बजट में। अब उन्हें पास हम कहाँ से कराते हैं, पार्लियामेंट से कराते हैं। तो ये पार्लियामेंट जो कट मोशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल कंट्रोल के। तो इसमें 3 तरीके के ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमी कट। अब इकोनॉमी कट में क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का आपका जो बजट था वो बनाया फसल बीमा योजना के लिए, राइट। फसल बीमा योजना आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक योजना है। तो मान लीजिए इसके लिए 100 करोड़ एस्टिमेट बनाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन जब पार्लियामेंट में लाया गया, स्पेशली लोकसभा में, तो ये जो एमपीज हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, उसे रिड्यूस कर देते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट में बाय यूजिंग द इकोनॉमी कट मोशन। तो 100 करोड़ को मान लीजिए इन्होंने 50 करोड़ कर दिए कि फसल बीमा योजना को इतना देने की क्या जरूरत है, आप 50 करोड़ दें। दूसरा देखते हैं पॉलिसी कट मोशन। अब पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट फसल बीमा योजना लाई अपने बजट के साथ में पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में क्या होगा कि जो इन्होंने 100 करोड़ का एस्टिमेट्स बनाया था इस योजना के लिए, तो उसे रिड्यूस कर देंगे 1 रुपी। मतलब कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंटेरियन है वो रिजेक्ट कर रहे हैं इस स्कीम को कि दिस इज अननेसेसरी। देन टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन यूज करते हैं लोकसभा में कब, जब कोई जैसे मान लीजिए फसल बीमा योजना जिसको 100 करोड़ एस्टिमेट्स दिए गए थे बजट में, तो यहाँ पर इसको जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सपोर्ट नहीं करते और इसका जो बजट है उसे 100 रुपीज़ कर देते हैं। सो दिस इज द टोकन कट मोशन। सो रिड्यूसिंग द डिमांड बाई 100 रुपीज़, और यहाँ पे रिड्यूस द डिमांड टू 1 रुपीज़ एंड हियर रिड्यूस्ड बाई स्पेसिफाइड अमाउंट।
तो इस तरीके से अब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लेजिस्लेचर है, अपना ओपिनियन या अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है एग्जीक्यूटिव पर या गवर्नमेंट पर। गॉट इट? तो ये कट मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट चलती रहती है और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो आंसरेबल होते हैं और इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है अपना चेक एंड बैलेंस इस्टेब्लिश करती है किस पर? जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है या गवर्नमेंट। अब सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा, है ना? तो आपको चैलेंजेस या लिमिटेशंस भी मेंशन करनी है, राइट? सी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, और ये 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको ऐसा नहीं है, इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल नहीं पूछा गया, बट अगर आप 2-3 पॉइंट लिमिटेशन में मेंशन कर देंगे और 2-3 पॉइंट आप वे फॉरवर्ड में मेंशन कर देंगे, आपके जो बैचमेट्स हैं उनसे 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा और इस तरीके से आप टॉपर बनते हैं। सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, सो लिमिटेशंस में आप देखेंगे कि किस तरीके की क्या लिमिटेशंस है। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल का जो शॉर्टकमिंग्स है ये कि पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज होते हैं, तो आपको पता है कि एमपीज और एमएलएज कौन बनता है, नेता लोग कौन होते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ को कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती है और कुछ फॉरेन से भी पढ़कर आते हैं, ब्रॉड रिटर्न होते हैं, कुछ ने बिजनेस, कुछ बहुत ही हाई फाई मतलब क्वालिफाइड होते हैं और उनके पास अच्छी खासी डिग्रीज होती है। कोई 12th फेल होता है, कोई 5th फेल होता है और कोई इवन स्कूल भी नहीं गया होता। सो दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो कई बार होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ना ही इतना टाइम होता है, ना इतनी एक्सपर्टीज होती है कि इस पर जो जिस तरीके से हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस पर कंट्रोल रख पाना थोड़ा टफ हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। अब ये वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? अब देखो जीडीपी ग्रो हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, आपका डिजिटल लिटरेसी, जो डिजिटल फाइनेंस इस्टेब्लिश और फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश हो रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, क्रिप्टो कॉइन्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके पास ना इतनी एक्सपर्टीज़ होती है कि इसको प्रॉपर डील कर सकें। देन टेक्निकल नेचर, सो कई बार जो ग्रांट रिक्वेस्ट होती है उनका इतना टेक्निकल नेचर्स होता है, राइट? देन तो डिफ़िकल्ट हो जाता है बजटरी कंट्रोल रखना पार्लियामेंटेरियंस के लिए। और दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड्स हैं वो ग्लोटिन आपका जो प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये होता है कि बहुत सारे पॉलिसीज़ को बिना डिस्कस किए ही पास करा दिया जाता है। जब बजट लाया जाता है, आप देखोगे कि उस पर डिस्कशन होता है बजट पे, तो बजट में क्या होगा, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो हर एक पॉइंट को डिस्कस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है, राइट? तो क्या हुआ कि 2-4 मेजर चीज़ों को डिस्कस कर लिया और बाकी सबको ऐसे ही पास करा दिया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ हैं, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये तभी मैं ये शॉर्टकमिंग डिस्कस करूँगी, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, सो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट अपोजिशन, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम पे अपोजिशन का क्या स्टैंड है या अपोजिशन का क्या स्टेटस है। तो इस तरीके से जब आपका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा तो फिर इतने स्ट्रॉन्ग क्रॉस क्वेश्चंस नहीं रखे जाएंगे ना। आप किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे, आप किस तरीके से गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल या ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, तो आप ये ज़रूर मेंशन करना। फिर वे फॉरवर्ड मेंशन करना, राइट? कि हाँ, जैसे अपोजिशन को अपना काम अच्छा करना चाहिए, राइट? या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ट्रेनिंग अच्छे से देना चाहिए, राइट? बस जो टाइमिंग है डिस्कशन की उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो वे फॉरवर्ड में।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपको अपने आप एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपको अपने आप ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपके बैचमेट के कंपैरिजन में। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है गाइज, इस बेसिस पे ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और दूसरा जो करंट एग्जांपल्स जैसे पीएम फंड, तो ये सब ज़रूर मेंशन करना। ऐसे और भी एग्जाम्पल की प्रॉपर जब आप नोट्स बनाते हो तो लिस्ट बना लेना कि मेरे को ये एग्जाम्पल इस पर डालने हैं, पहले से ही आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पर सोचने का समय नहीं मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में कि आप सोचने बैठ रहे हैं अच्छा कौन सा मैं एग्जाम्पल लिखूँ, तो नहीं पॉसिबल ना। आप पहले से आपकी नोट्स पे लिस्ट होनी चाहिए कि ये एग्जाम्पल मुझे डालने हैं, ये आर्टिकल मुझे डालने हैं। हाउ टू मेक नोट में ये चीज़ें मैंने बताई है आपको ऑलरेडी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। आपकी फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल है टू इम्प्रूव माई लेक्चर्स। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेकेंड जो ब्रॉड कैटेगरी थी, दैट इज़ फाइनेंशियल कमिटीज़। ओके, सो सी यू देयर।